अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आई एम रियली सॉरी कि बस ऐसी रूट सी वीडियोज़ हैं जिसका कोई टाइटल शाइटल ही नहीं हो रहा आजकल। लेकिन आजकल बिज़ी और कुछ तबीयत ऐसी चल रही है, कुछ करने को दिल नहीं करता। लेकिन प्रॉमिस और कमिटमेंट होती है। मैंने कमिट किया था कि हाँ जी, मैं ऐसी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी जिसमें बताऊँगी एक्चुअली सीबीटी है क्या और ये इतनी फेमस क्यों है। तो सीबीटी इतनी फेमस क्यों है उसका आंसर आपको आज पार्ट 3 में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने मॉडल्स वगैरह डिस्कस किए थे, सेकंड में सीबीटी है क्या ये डिस्कस किया था। फर्स्ट में सीबीटी के कमालात और सीबीटी किस एक चीज़ की बेस पे बनाई गई है, द मॉडल बेस्ड जिसमें सीबीटी बनी है उसको डिस्कस किया। सेकंड में हमने कैसे बनी, वो सब किस तरह ये हुआ, इसकी इन्वेंशन कैसे हुई वो डिस्कस किया था। अब थर्ड में सीबीटी एक्चुअली क्या है वो करूँगी। लेकिन ये सीबीटी एक्चुअली क्या है, एक लेमैन, एक आम आदमी और एक प्रोफेशनल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मतलब जितना मैं नॉलेज शेयर करूँगी वो एक आम आदमी के लिए भी इसलिए ज़रूरी, उसको पता होना चाहिए वो जो चीज़ ख़रीदने जा रहा है या वो जो सर्विस लेने जा रहा है असल में वो सर्विस कैसी है, क्या है। ठीक। और मेरे इस चैनल का यही पर्पज़ है। मैं इस चैनल पे कोई व्यूज़ या फिर इन सब चीज़ों के पीछे साइकोलॉजी या अपने जो उनसे हमारे सीक्रेट कोड्स होते हैं उनको बेचने नहीं बैठी है। कि बेचने बैठी होती कभी मैं यहाँ पे थेरेप्यूटिक के अच्छे खासे लेक्चर्स अपलोड कर चुकी होती, अच्छे खासे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ले चुकी होती। ठीक। लेकिन मैंने आज तक कोई भी थेरेपी या किसी भी थेरेपी का सीक्रेट कोड या सीक्रेटी जो उनसी है वो कभी भी रिवील नहीं की, क्योंकि फ़िज़िकल शॉर्ट कोर्सेज़ होते थे और सब कुछ फ़िज़िकल वर्क होता था, मुझे ज़रूरत ही नहीं। ठीक। लेकिन अब मेरा था ऑनलाइन कोर्स भी आए जिसमें बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा सीखें और साइकोलॉजी को मैं अप्रोच करना मतलब कि आगे बढ़ाना चाह रही हूँ हर आदमी को बता के कि साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या, कैसे काम करती, क्यों है। इसी तरह अब मैं थेरेपीज़ में आई हूँ ताकि लोगों को पता चले साइकोलॉजी में जैसे मेडिसिन्स में होती है पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी फलानी, बीपी की ये गोली, फलानी की ये गोली, इसी तरह लोगों को पता चले ऐसे थेरेपीज़ होती हैं। फ़लानी चीज़ के लिए ये थेरेपी है, फ़लानी चीज़ के लिए ये थेरेपी, फ़लानी चीज़ के लिए ये थेरेपी। लेकिन करवाने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है वो लोग किसी ट्रेन प्रोफेशनल के पास जाएंगे। ठीक है, किसी प्रैक्टिशनर के पास ही जाएंगे जिसके पास डिग्री होगी, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसको काम आता होगा। ये 3 क्वालिटीज़ और इंशाल्लाह बहुत जल्द में एक सही साइकोथेरेपी की एक असल और मोस्ट वैलिडेटेड और मोस्ट रिलायबल डेफिनेशन भी शेयर करूँगी, लेमैन के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी और जो सीख रहे हैं उन लोगों के लिए भी। और आप सबको ये नॉलेज होना ज़रूरी है। अब मेरी गपशप बंद है, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीटी। सीबीटी का सबसे बड़ा कमाल क्या है कि वो कहती है कि हर पर्सन का प्रॉब्लम डिफरेंट है। और अगर मैं ये नहीं कह सकती अगर 2 लोगों का डायग्नोसिस डिफरेंट है तो उन 2 लोगों का जो सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी सिमिलर होगा, नहीं। अगर 2 लोगों का डायग्नोस सिमिलर है फिर भी उनकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट होगी, और जब फॉर्मुलेशन डिफरेंट होगी उस फॉर्मुलेशन से जब कॉन्सेप्चुलाइज करवाएंगे पेशेंट को वो डिफरेंट होंगे। मतलब पेशेंट्स की आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी है वो डिफरेंट है। 2 पेशेंट्स तो उन लोगों की इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है। ठीक। उनकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट है, दोनों के अलग अलग एजेंडाज बनेंगे, गोल्स बनेंगे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगी और उनको फॉलो किया जाएगा। और सीबीटी कहती है कि हर पेशेंट को उसकी कोग्निटिव कॉन्सेप्चुलाइजेशन दो, हर पेशेंट को बताओ, कोग्निटिवली कॉन्सेप्चुलाइज करवाओ कि उसके साथ क्या ये मसला क्या है और कैसे है। और कोग्निटिवली कॉन्सेप्चुलाइज करवाने के लिए बहुत हमारे पास एक सीबीटी ही प्रपोज करती है। सीबीटी ही एक अच्छा सा फ्रेमवर्क करती है प्रपोज। उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको उस पेशेंट को कंसेप्चुलाइज करवाते हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त सा मॉडल भी है जो कि मैं शॉर्ट कोर्सेज में शेयर करती होती हूँ स्टूडेंट्स को, उनको समझाती होती हूँ। और ये कोई एक मॉडल और एक फिक्स्ड मॉडल नहीं है, मल्टीपल कंसेप्चुलाइज के मॉडल है। ठीक है, आपके सामने आपके पेशेंट को कौन सा मॉडल अच्छे से समझ आ सकता है आप वो उसको समझा लो। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 2 है कि सीबीटी जो सी वो थेरेप्यूटिक अलायंस रिक्वायर करती है। थेरेप्यूटिक अलायंस क्यों? थेरेप्यूटिक अलायंस मतलब 2 लोग मिल बैठ के ये कहते हैं चलो हम दोनों मिल के चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कहता चलो तुम मेरा हाथ पकड़ो मैं तुम्हें खींचता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। थेरेप्यूटिक डिपेंडेंसी इस तरह का कुछ भी नहीं है। थेरेप्यूटिक अलायंस है कि 2 लोग अलायंस बनाते हैं। ठीक, कि हम बैठ के तुम्हारी ये जिम्मेदारी, मेरी ये जिम्मेदारी, और बैठ के काम करेंगे।
मतलब कि फिर वहाँ पे थेरेपिस्ट उसको कहता है कि आई विल गाइड यू, मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है या क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं, चॉइस आपकी है, इम्प्लीमेंटेशन आपकी है, इनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे या करना सीख लेंगे, आपका फ़ायदा है। ठीक, आपके जो से आप यहाँ पे थेरेप्यूटिक सेशन के लिए टाइम, फाइनेंस और ये सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब वर्थ इट है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, ये कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आपका काम है, आपका पार्ट है। ठीक, सबसे पहले पेशेंट को तो ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि इम्प्लीमेंटेशन थेरेप्यूटिक में उनका काम है। जैसे मेडिसिन लिख देना डॉक्टर का काम है, उसको ख़रीदना और उसको खाना। मेडिसिन और डॉक्टर की एडवाइसेस जो भी डॉक्टर देता है उसको कितनी अडहेरेंस शो करें आप, ये आपका काम है। तो इसी तरह थेरेप्यूटिक सेशंस में भी अडहेरेंस जो है वो पेशेंट का ही वर्क होता है, पेशेंट का ही काम होता है। तो इसलिए ये थेरेप्यूटिक अलाइंस है। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 3 कि यहाँ पे हमें थेरेप्यूटिक सीबीटी एम्फसाइज करता है कोलैबोरेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन। अभी मैं ये पॉइंट समझा चुकी हूँ पिछले पॉइंट के साथ ही कि इसमें हमें पेशेंट की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होती है और थेरेपिस्ट की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। दोनों को एक्टिवली एक दूसरे के साथ काम करना होता है, दोनों को एक्टिवली कोलैबोरेट करना होता है कि कोई भी एक दूसरे पे भारी ना हो जाए। ठीक, जैसे कि अब एक क्लाइंट, एक एग्जांपल ज़रूर मैं ये ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है मेरे ये मसले हैं, लेकिन थेरेपिस्ट एक गोल एजेंडा डिसाइड करके बैठे आज के सेशन के लिए, आज इस सेशन पे काम होना है। पेशेंट कोई दूसरा प्रॉब्लम बता रहा है, पेशेंट का है मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पे अब थेरेपिस्ट का काम है कि वो पेशेंट से पूछ ले कि मैंने ये डिसाइड किया, आपका ये है, हम क्या करें। ठीक, कोलैबोरेटली चले, ठीक है, इक्वली चले, दोनों, कोई भी किसी पे भी जो उनसे है ज़्यादा अथॉरिटेटिव ना हो। ठीक है, सबकत ना लेके जाए, ना ही थेरेपिस्ट पैसिव हो, ना ही पेशेंट पैसिव हो, दोनों एक्टिव रहें। उसके बाद सीबीटी गोल ओरिएंटेड और प्रॉब्लम फोकस्ड है कि सीबीटी कहती है क्या मसला है, आज क्या मसला हल करने बैठे हैं, वो एजेंडा रखो, उसका कोई हल निकालो, उसको इम्प्लीमेंट करो, नेक्स्ट सेशन में आओ, बात करो, मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, इसका ये नतीजा निकला है, आगे अब मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ या ऐसे सॉल्व करना चाह रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम फोकस्ड है, कहते हैं हल निकालो और बस ख़त्म करो। ऐसा नहीं है कि पुराने रोना शुरू कर दो या ऐसे हुआ वैसे हुआ ये वो, कोई बस प्रॉब्लम सोचो, उसका हल निकालो, इम्प्लीमेंट करो और मसला ख़त्म कर दो। अच्छा, उसके बाद 5th पॉइंट है सीबीटी जो सी इनिशियली एम्फसाइज करती है प्रेजेंट पे। मैंने अभी कहा ना, वो कहती है अभी का मसला क्या है, ये अभी मेरा मसला है, ज़रूरी है, हाँ ये ज़रूरी, बाकी मसलों के मुताबिक देखा है वो इतने ज़रूरी, अभी मतलब कि मोमेंट, नीड ऑफ द मोमेंट क्या है, वही मसला है। ठीक, नीड ऑफ द मोमेंट देखी, उसको हल किया, उसको कहा इम्प्लीमेंट कर लो, इम्प्लीमेंट वो करके आया, उसके क्या रिजल्ट्स रहे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेशन वाइंड अप हुआ और फिर नेक्स्ट हम गोल की तरफ मूव ऑन कर गए। पहला गोल अच्छे से वाइंड अप करके फिर ही नेक्स्ट गोल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। उसके बाद सीबीटी में क्या होता है, ये एक एजुकेटिव है, मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है किसी लेक्चर में कि 3 टाइप ऑफ थेरेपीज़ होती हैं, फॉर्म ऑफ थेरेपीज़ होती हैं। ठीक, सपोर्टिव थेरेपी, री एजुकेशनल थेरेपीज़ और रिकन्स्ट्रक्टिव थेरेपीज़। तो सीबीटी जो है वो एजुकेटिव थेरेपीज़ में आती है। ठीक, और इसमें एम होता है कि हम पेशेंट को उसका अपना खुद का थेरेपिस्ट बनाएं, क्योंकि इस वजह से सीबीटी ज़्यादा चलती, क्योंकि नंबर 1 इसमें फॉर्मुलेशन कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, नंबर 2 ये प्रेजेंट ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम फोकस्ड है, नंबर 3 जो से ये चलती है वो है कि इसमें रिलैप्स प्रिवेंशन है और इसमें हमारा गोल होता है कि हम पेशेंट को उसका खुद का थेरेपिस्ट बना दें। पेशेंट के साथ जो भी काम कर रहे हैं, पेशेंट को बता रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, असल में ये है, असल में ये है, उसको सारा सफ़ेद काला बता दो। ठीक, क्या कैसे काम करना है उसको बता दो, वो खुद ही थेरेपिस्ट बन जाए। और यही एक सीबीटी, ट्रू सीबीटी थेरेपिस्ट और ट्रू ऑथेंटिक सीबीटी थेरेपी का मेन गोल होता है कि उस पेशेंट को उसका खुद का थेरेपिस्ट बना दो, और यही बेस्ट रिलैप्स प्रिवेंशन है। उसके बाद सीबीटी एम होता है टाइम लिमिटेड, जितने गोल बने उन गोल पे काम करो, उसके बाद टर्मिनेशन की तरफ आ जाओ, फॉलोअप पे चले जाओ, बस। उसके बाद सीबीटी थेरेपीज सेशन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड है, पेशेंट आया बैठा है, ये नहीं कि 2-4 बातें उधर की कर ली, 2-4 बातें उधर की कर ली, 2-3 बातें गोल की कर ली, फिर मतलब कि बैठे रहे और इस तरह 1.5 घंटा ज़ाया किया। अच्छा, सीबीटी थेरेपी सेशंस जो से होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं। ठीक,
लाइक पेशेंट आता है तो सबसे पहले होता है अच्छा उसका मूड क्या है, कैसा है, अच्छा पिछली देर कैसे रही, और मतलब 45 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स इसमें हमने पेशेंट का मूड, उसको अपडेट लेनी होती है कैसी थेरेपी सेशन रही, फिर हमने प्रायोरिटाइज़ करना होता है कोई पिछला एजेंडा ही कंटिन्यू करना है क्योंकि उस पर सही से काम नहीं हुआ, या फिर हम न्यू कोई एजेंडा लगाएं, फिर न्यू एजेंडा लगा रहे हैं तो वो एजेंडा जो हमारे पास पड़े हुए हैं उनमें से चूज़ करना है, या पेशेंट का कोई नया प्रॉब्लम है जिसको हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, इस तरह का सारा कुछ। फिर वो एक चला गया, उसके बाद फिर हमने जो सारा काम करना है वो उस काम को सारी देखेंगे, सारा जो हमारा आज का थेरेप्यूटिक वर्क होगा वो पेशेंट के साथ करते हैं या क्लाइंट के साथ करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसे समरी लेनी होती है और उससे मतलब कि फ़ीडबैक लेना होता है, समरी हमने प्रोवाइड करनी होती है, फ़ीडबैक उससे ले लेते हैं, और इस तरह हम एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। और उसको और अपना दोनों, इससे क्या होता है टाइम सेव होता है, इससे क्या होता है गोल ओरिएंटेड रहते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि पता होता है स्ट्रक्चर्ड है, सिर्फ इतना टाइम है 45 मिनट्स जो उनसे हैं, एक इफ़ेक्टिव थेरेपी टाइमिंग होती है और इतने ही देने होते हैं, ठीक, और इतने में ही फिर हम सारा काम अच्छे से करते हैं। और नंबर 9 जो है वो ये CBT जो है वो पेशेंट को सिखाती है जो कि सबसे पहले अरॉन टी बैक ने किया, जो मैंने आपको बताया पिछले पार्ट 2 में इसके CBT के, कि उसने सबसे पहले अपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करवाया कि क्या कॉग्निटिव डिसऑर्शन है, उसको इवैल्यूएट करना सिखाया, और उन कॉग्निटिव डिसफंक्शनल थिंकिंग को जो कि अनहेल्पफुल भी थॉट्स से अनहेल्पफुल और इरेशनल थिंकिंग के साथ साथ वो बिहेवियर्स भी अनहेल्पफुल बिहेवियर्स जो उनसे थे उसको प्रोवोक कर रही थी, तो उसने उसके थिंकिंग पैटर्न्स को सही करके वो उसके बिहेवियर्स को भी इम्प्रूव किया। तो यहाँ पे भी हम पेशेंट को सिखाते हैं कि वो किस तरह अपनी डिसफंक्शनल थिंकिंग, डिसफंक्शनल थॉट्स और बिलीव्स को आइडेंटिफाई करे, इवैल्यूएट करे और इनको रिस्पॉन्ड करना सीखे, ठीक, अपने बिलीव्स को मॉडिफाई करना सीखे। उसके बाद CBT थेरेपी जो सी है वो थिंकिंग, मूड और बिहेवियर, इन 3 चीज़ों को टारगेट करती है विद द वैरायटी ऑफ थेरेपीज़ एंड टेक्निक्स, ठीक। CBT एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सी थेरेपीज़ दूसरी आ जाती हैं, ये भी हमने पार्ट 2 पे डिस्कस किया। इसके साथ साथ CBT के मॉडल पे हमने वहाँ पे भी देखा था थॉट्स, मूड, बिहेवियर। अब क्या है, सोशल और सिचुएशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि अनचेंजेबल है और अनडिनाएबल है। जब कोई पर्सन इसको चेंज करने का कोशिश करेगा, डिनाई करने की कोशिश करेगा, वो खुद को तकलीफ देगा, खुद को हर्ट करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे दीवार पे सर मारना। तो हमने पेशेंट को जब अगर पेशेंट के पास फंक्शनल बिलीव्स होंगे, अगर उसके जो से बिलीव्स हैं वो इजी टू मॉडिफाई और अडेप्टेबल होंगे तो वो इजीली मूव कर सकेगा, ठीक। लेकिन अगर उसके पास फिक्स्ड रिजिड स्पेशली जितने रिजिड उसके बिलीव्स हो जाएंगे ना, उतना उसके लिए मुश्किल होगा उस सिचुएशन और उस सोसाइटी में मूव करना। तो इसलिए हम पेशेंट को अडेप्टेबल और फंक्शनल बिलीव्स की तरफ लेके आते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल्स समझ आए हैं और हेल्पफुल भी रहे हैं। अब इसी तरह कुछ मेरे पास है, ये मैंने उसकी थोड़ी सी मतलब कि आउटलाइन जो सी था हमारी ओरिएंटेशन क्लास की, उसमें से कुछ स्लाइड्स कॉपी की, इसलिए ऑनलाइन आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले CBT के कोर्स में आता है CBT क्या है, ओवरव्यू, ट्रीटमेंट कैसे करना है, ओवरव्यू एक दे दिया जाता है ओरिएंटेशन क्लास में जो कि फ्री होती है और उसमें हर कोई इन्वाइटेड होता है। अच्छा, और जो क्वेरीज करता है कि CBT कोर्स क्या, कैसे है, ये वो, उसको इसका लिंक शेयर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद कॉग्निटिव कॉन्सेप्चुलाइजेशन सिखाई जाती है क्योंकि ये सबसे मेजर है, और जितनी अच्छी आपको कॉग्निटिव कॉन्सेप्चुलाइजेशन आती है उतनी अच्छी आपके साथ पेशेंट की रैपो बिल्ड होती है, ठीक, उतना ज़्यादा पेशेंट आप पे ट्रस्ट करता है। उसके बाद इवैल्यूएशन सेशन जिसमें हम हिस्ट्री इनटेक, थोड़ी असेसमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, और उसके बाद फिर इनिशियल थेरेपी सेशन, उसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट प्लानिंग के ट्रीटमेंट कैसे लेके चलना है, क्या क्या होगा, उसके बाद सेकंड सेशन एंड बियॉन्ड लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हैं कि क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं CBT थेरेपी के, ठीक, वहाँ पे तो एक मैंने ब्रीफ बता दिया पिछले सारा। अब यहाँ पे है कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं CBT थेरेपी के। बिहेवियरल एक्टिवेशन, ठीक, यूज़फुल बिहेवियर्स को एक्टिवेट करना जो कि उसके लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई मॉडिफाई करना, इमोशंस को आइडेंटिफाई मॉडिफाई करना, ऑटोमेटिक थॉट्स को इवैल्यूएट करना, रिस्पॉन्ड करना, ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई मॉडिफाई, इंटरमीडिएट बिलीव्स, कोर बिलीव्स, इमेजिनरी, होमवर्क, और कुछ एडिशनल टेक्निक्स हैं। एडिशनल टेक्निक्स में ERP आ जाती है,
ERP और भी बहुत सी आती हैं। खैर अभी मेरे जहन में कुछ भी नहीं चल रहा ड्यू टू माई फ्लू। अच्छा सबसे ज़रूरी स्लाइड फ़िलहाल हम देख लेते कि ये है किस पे किस तरह काम करता है। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर पे, स्किज़ोफ्रेनिया पे, कपल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, मेजर डिप्रेसिव प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों पे मोस्टली यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ भी काम किया हुआ है मैंने। तो एंगर हॉस्टिलिटी, केयर गिवर डिस्ट्रेस, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीव्स, OCD, कंडक्ट डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज़, ADHD, हेल्थ एंजाइटी के साथ बहुत काम किया हुआ है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ अच्छा काम किया हुआ है। और यहाँ पे हैबिट डिसऑर्डर्स और काफ़ी ज़्यादा एगोराफोबिया, पैनिक डिसऑर्डर के साथ बहुत ज़बरदस्त काम होता है CBT के साथ। ठीक है, सोशल फोबिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, जेरिएट्रिक डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं CBT के साथ। और हमारे कोर्स में जो उनसे हम ऑफ़र करते हैं वो है CBT विद स्किज़ोफ्रेनिया, CBT विद बाइपोलर डिसऑर्डर, CBT विद डिप्रेशन, CBT विद एंजाइटी, CBT विद पैनिक, CBT विद कन्वर्जन, CBT विद OCD, CBT विद एंजाइटी, एगोराफोबिया, पैनिक, ये सब कुछ एंजाइटी में आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद कपल प्रॉब्लम्स CBT विद, और हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक, हेल्थ साइकोलॉजी में CBT कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। और ADHD के साथ अब CBT, ऑटिज़म के साथ ABA होती है, इसलिए ऑटिज़म इसमें नहीं है, लेकिन स्टिल ADHD के साथ, अडल्ट ADHD स्पेशली, या फिर टीनेज ADHD, उसके साथ हम CBT कैसे कर सकते हैं वो है। तो आई होप सो कि आपको समझ आई है कि हम लोग CBT कोर्स कैसे प्रपोज कर रहे हैं और CBT कोर्स क्या है, कैसे है। और आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ होंगी, आप कमेंट में कर सकते हैं, आप इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप CBT प्रैक्टिशनर मतलब कि CBT थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, ये कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी रिलेटेड ही हो। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आई है। अगर कोई गलती हो गई है या फिर कुछ आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर मेंशन करूँ, आपका नेम मेंशन करके। ज़रूरी आपका नेम तो ज़रूर मेंशन होगा उस वीडियो पे, आपके नेम के साथ आपका नॉलेज शेयर किया जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।